limiting reactant today? राइट, इसके भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब लिमिटिंग का मतलब क्या है, और रिएक्टेंट रिएक्टेंट तो आपको पता ही है कि एक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, हम रिएक्टेंट की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स की बात नहीं होगी, ठीक है। सो व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट? इट इज अ रिएक्टेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट, ठीक है। लिमिट किया हुआ है उसने अपने आप को, मतलब वो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है उस रिएक्शन में, जितना होना चाहिए था, ठीक है, जितना होना चाहिए था एक्चुअली उतना प्रेजेंट नहीं है। ओके, सो वी कॉल दिस एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इस तरह के न्यूमेरिकल्स हमें कैसे पता चलेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल्स हैं? वैसे तो वो पूछ लेते हैं क्वेश्चन में ही कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, बट अगर आपको फिर भी नहीं पता चलता है, ठीक है, तो यहाँ पर इन न्यूमेरिकल्स को मार्क करने का क्या क्वेश्चन होता है, क्या क्राइटेरिया होता है कि आपको दोनों रिएक्टेंट्स के वेट दिए होंगे। जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल्स किए उसमें एक रिएक्टेंट था, एक प्रोडक्ट था ना, तो यहाँ पर दोनों रिएक्टेंट के उन्होंने आपको वेट दिए होंगे। तो बाय दिस यू कैन बेसिकली अंडरस्टैंड कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट्स वाले ही केसेस, ठीक है। तो चलते हैं वन न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल से और क्लियर हो जाएगा। 1 ग्राम ऑफ Mg इज बॉर्न in a vessel which contains 0.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो आपको मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों का उन्होंने मास बता दिया, यानी कि दोनों रिएक्टेंट्स का मास हमें पता है, ओके। विच इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट? अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ओके। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ MgO फॉर्म इन द रिएक्शन? अब कितना MgO जो है वो फॉर्म होगा, ठीक है, रिएक्शन में। तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं और आपको क्या ले रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपको बता दिया होना, राइट। तो Mg plus O2 it is giving you MgO. Quickly balance this reaction. Quickly balance this reaction बेटा। तो बैलेंसिंग में यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, बाकी सारी चीज बैलेंस्ड है, राइट। अगर हम उनके स्टैंडर्ड वेट्स निकाल लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम का 24 है, यहाँ पे 48 ग्राम यूज हो रहा है, ठीक है, इसका 32 ग्राम यूज हो रहा है, ओके। और MgO का अगर हम निकालें तो 2 times 24 plus 16, so that is going to give you 80 grams, ठीक है। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट देखना है हमने, यानी कि दोनों रिएक्टेंट्स को हम यूज करेंगे, वी विल बी यूजिंग बोथ रिएक्टेंट्स, ओके। कि अगर मैं इतना मैग्नीशियम ले रही हूँ तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इतना ऑक्सीजन जो है वो यूज हो रहा है, राइट। तो एक फिक्स कर लेते हैं कि मैं मैग्नीशियम को इधर रख लेती हूँ, ऑक्सीजन को उधर कर लेते हैं, ठीक है। तो 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर ऑक्सीजन, कितनी चाहिए उसको बेटा, 32 ग्राम्स। 48 को 32 चाहिए, ओके। एंड कितने में पूछा था आपको, 1 ग्राम में। देखो अपनी स्टेटमेंट की लाइन, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, तो 1 ग्राम के लिए कितनी चाहिए, 32 डिवाइडेड बाय 48 into 1, ओके। सॉल्व फॉर दिस एंड गिव मी द आंसर बेटा, solve for this and give me the answer, 32 divided by 48, so this is 0.6 gram of O2, ठीक है, right. So this is 0.67 gram of oxygen is reduced, ठीक है। बट एक्चुअल में हमें कितनी दी हुई है, अगर मैं 1 ग्राम मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाती हूँ ऑक्सीजन के साथ तो कितनी ऑक्सीजन जो है वो यूज होनी चाहिए, 0.67 ग्राम जो है वो यूज होनी चाहिए। बट आपको कितनी गिवन है, यू आर गिवन विद, स्टेटमेंट में कितनी दी है बेटा उन्होंने, हाँ जी, what is the amount of oxygen that is given in the statement, that is 0.5, कितनी चाहिए थी 0.67, बट गिवन कितनी है 0.5, that means here oxygen is the limiting reactant,
ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो गया है यहाँ पे, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। पहली हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, दैट व्हिच इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब सेकंड हमने ये देखना है कि क्या अमाउंट ऑफ एमजीओ फॉर्म हो रहा है विद दिस मच, ठीक है, विद दिस मच, सॉरी, जो आपको गिवन है, ठीक है, उतनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व। अमाउंट ऑफ एमजीओ दैट विल बी फॉर्म्ड, अगर हम, अब हमने जो लिमिटिंग चीज है ना उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखना है कि कितना एमजीओ फॉर्म होगा, क्योंकि जो आपका मैग्नीशियम है दैट इज इन एक्सेस, ठीक है, तो यहाँ पर लिमिटिंग कौन सा है, ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग है, तो जितनी ऑक्सीजन होगी अवेलेबल उतना ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो अब हम ऑक्सीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे कि कितने ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स with mg to give MgO, कितना निकाला हमने, 80 ग्राम्स, हमने 80 ग्राम्स निकाला था, ठीक है। अब जब हम 0.5 में देखेंगे तो कितना मिलेगा हमें, so this is 80 divided by 32 into 0.5, solve for it beta, so this is, yes Ramanjeet, 1.25 ग्राम, ठीक है जी। तो 1.25 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इट विल बी फॉर्म। हाँ जी, क्लियर हुआ बेटा, इज इट क्लियर? Write down the next question beta. Nitrogen and hydrogen, they react to form ammonia according to the equation N2 plus 3H2, it gives ammonia, ठीक है जी। If 1000 gram of hydrogen react with 2000 gram of nitrogen, first you have to say, will any one of these two reactants will be unreacted? Will any reactant will be left unreacted? क्या इसमें से कोई unreacted रहेगा? Second question, if yes, then calculate its mass, ठीक है। तो अनरिएक्टेड का हमने मास कैलकुलेट करना है कि कितना जो है वो अनरिएक्टेड रहेगा, ओके। फॉर द सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया, which will be formed, calculate the mass of ammonia which will be formed। चलिए, so the first thing we have to do, we have to write their standard weights, ठीक है। N2 का लिखो, 3H2 के अकॉर्डिंग कितना वेट आ रहा है, 2NH3 का कितना वेट आ रहा है, ओके। तो N2 का आएगा हमारे पास 28 ग्राम्स, 3H2 का 6 ग्राम्स आएगा, ठीक है, एंड 2NH3, 28 को 6 से प्लस कर दो, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय 2, no not 28, 14 plus 3, 17 into 2 that is 34, ठीक है, 17 into 2 that is 34। चलिए, unreacted है, ठीक है। Now let's see which one is unreacted now। So अगर 28 gram of nitrogen, it requires hydrogen, कितनी चाहिए उसको, 6 grams चाहिए, 28 को 6 ग्राम्स चाहिए, ठीक है। यही अगर हम 2000 की बात करें तो 2000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को कितनी हाइड्रोजन चाहिए, 6/28 into 2000। Solve for it and give me the answer। Solve for it and give me the 428.6, ठीक है। तो क्वेश्चन रिकॉल करते हैं, क्वेश्चन में वो पूछते हैं कि क्या कोई रिएक्टेंट जो है वो अनरिएक्टेड रहेगा, अगर अनरिएक्टेड रहेगा तो उसका कितना मास होगा, ठीक है। अब हमें एक्चुअली हाइड्रोजन कितनी चाहिए, 428.6 ग्राम कॉरेस्पॉन्डिंग टू द 2000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, बट हमें कितनी गिवन है, 1000 ग्राम गिवन है। तो yes, here the hydrogen it is present in the excess,
ठीक है, तो अगर हमने मास निकालना है, कितना मास अनरिएक्टेड रहेगा, तो 1000 में से 428.6 ग्राम को माइनस करो। ठीक है, दैट विल बी द अनरिएक्टेड मास एंड दैट इज 571.4 ग्राम। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब सेकंड पार्ट में वो अगेन जैसे हमने पीछे किया था, MgO की का मास पूछ रहे थे, यहाँ पे वो अमोनिया का मास पूछ रहे हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू 428.6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हम निकाल लेंगे अब अमोनिया का मास। ठीक है जी, अगर 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन अमोनिया प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, कितना प्रोड्यूस करती है, 34 ग्राम। जो हमने पीछे रिएक्शन लिखी थी उसी से ही आया है। और कितना प्रोड्यूस हमने चाहिए, 428.6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में चाहिए, कितना अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस होगा, सो 428.6 ग्राम। ओके, नाउ सॉल्व फॉर इट एंड गिव मी द आंसर। Okay, so the answer is 2428.7 grams. ठीक है, चलिए write down two numericals for the homework now. Three gram of hydrogen react with 29 gram of oxygen to yield water. आपने एक तो लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्या क्या आपने फाइंड करना है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर that can be formed, यानी कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसको यूज करके आप कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो यूज करवा सकते हो अवेलेबल। ठीक है, अमाउंट ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट व्हिच इज अनरिएक्टेड। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपने इसमें फाइंड करनी। ओके, सिमिलरली फॉर द सेकेंड वन, रिएक्शन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इज गिवन। ठीक है, जहां पर 24 ग्राम ऑफ कार्बन जो है it is reacting with 96 gram of oxygen, right? आपने you have to find which reactant is in excess, how much, मतलब उसकी अमाउंट भी निकालनी है, then is how many grams of other reactant should be taken, कितना दूसरे अमाउंट हम रिएक्टेंट का लें, nothing is left at the end of the reaction, मतलब जितने जितने रिएक्टेंट्स हैं वो सारे यूज हो जाएं, so that nothing is left at the end of equation. ठीक है जी, so these two you have to solve for the homework. The next topic is concentration terms. आपने टर्म तो सुनी है, concentrated and dilute solutions. You have heard this term, concentrated solutions and dilute solutions. ठीक है, तो हम बेसिकली अपने सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं उनकी अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशंस में, कि कौन सा सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिया है हमने, क्योंकि एक सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, देयर इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही बताते हैं कि एक सॉल्यूशन बनाया मैंने, उसमें मैंने कितना सॉल्यूट लिया है, ठीक है, एंड ओवरऑल कितना उसमें सॉल्वेंट डाला, कि सॉल्यूशन की कितनी वॉल्यूम बन गई। ठीक है, so this is basically going to be represented by the concentration.
right? The amount of substances that are basically present in the solution, that is giving you the concentration of these. ठीक है, और इसमें हमने कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़नी है? स्ट्रेंथ, ठीक है, मास एंड वॉल्यूम परसेंट, मोलैरिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोलैलिटी अगेन इंपॉर्टेंट, नॉर्मेलिटी अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, ओके, मोल फ्रैक्शन, राइट। तो ये टर्म्स हमने सारी पढ़नी है, ठीक है। तो अब हम ये सारी टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे। मोलैरिटी और मोलालिटी, सिर्फ आर और एल का डिफरेंस है, ध्यान से, ठीक है। मोलैरिटी एंड मोलालिटी, दिस इज नॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब इनको डिस्कस करते हैं, इन कंसंट्रेशन टर्म्स को, यानी कि हम अपने सॉल्यूट की, हम अपने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो इन सब में एक्सप्रेस करते हैं। हम स्ट्रेंथ बताते हैं, मोलारिटी बता सकते हैं, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन में उसको बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ वेरी वेरी इजी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है। हमने कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिया है ग्राम्स में, ठीक है, divided by volume of solution in liters, right? Or amount of the solute present in grams in 1 liter of the solution, मतलब 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट मैंने डाला है उसमें, और कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो प्रेजेंट है, वो आपको क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ के यूनिट क्या बन जाते हैं? ग्राम्स पर लीटर, ठीक है जी। स्ट्रेंथ के यूनिट्स क्या बन जाते हैं? ग्राम पर लीटर, क्योंकि सॉल्यूट हम ग्राम्स में दे रहे हैं, सॉल्यूशन की वॉल्यूम हम किस में बता रहे हैं? लीटर्स में। क्लियर? क्लियर हो गया ये? चलिए, नेक्स्ट इज मास एंड वॉल्यूम परसेंट। तो ये सिंपल है, जैसे हम पीछे परसेंटेजेस निकाल के आए हैं ना एलिमेंट्स की, जैसे हम पीछे एलिमेंट्स की परसेंटेजेस निकाल के आए हैं, वैसे ही हम यहाँ पे इनकी मास एंड वॉल्यूम परसेंट बताते हैं। सपोज मेरे पास दो कंपोनेंट्स है मेरे सॉल्यूशन के, कोई ए एंड बी। आई एम हैविंग टू कंपोनेंट्स ऑफ माय सॉल्यूशन ए एंड बी। तो अगर मैंने मास परसेंट बताना है ए का, तो पीछे ही जैसे हम एलिमेंट्स की करके आए हैं, क्या करते थे? एलिमेंट का मास लिखते थे डिवाइडेड बाय टोटल मास लिखते थे, इनटू हम कर देते थे 100। ऐसे ही करते थे ना जब हम मास निकालते होते थे, ठीक है। तो उसका मास लिखते थे डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। तो सिमिलरली वी कैन राइट फॉर द B1 मास परसेंट ऑफ B, तो WB ओवर WA प्लस WB इंटू 100, ठीक है। तो ये मास परसेंट हो जाती है B के लिए। और यही अगर आपने वॉल्यूम्स में एक्सप्रेस करना है, तो यहाँ पे मैं A की वॉल्यूम लिख के बता देती हूँ। अगर मैंने VA की वॉल्यूम लिखनी है, ठीक है, यहाँ अगर वॉल्यूम परसेंट निकालनी है A की, तो VA ओवर VA प्लस VB इंटू 100, ठीक है। तो ये वॉल्यूम परसेंट आ जाती है, ओके। एंड वन थिंग मोर, इसकी कोई यूनिट्स नहीं है बेटा, मास टू वॉल्यूम परसेंट के कोई यूनिट नहीं है। दिस कंसंट्रेशन टर्म हैज नो यूनिट्स। क्यों? क्योंकि ऊपर भी मास है, नीचे भी मास है, दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर भी वॉल्यूम है, यहाँ पर भी वॉल्यूम है, ओके। सो दैट्स व्हाई दीस टर्म्स दे हैव नो यूनिट्स, ओके। WA mass of any component, मास ऑफ एनी कंपोनेंट, जैसे मैंने बताया कि मेरे सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, ठीक है। तो WA मैं उसका मास ले रही हूँ ए का, WB मैं बी का मास ले रही हूँ, ठीक है जी।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट भी सेम है, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम जो हम लिखते हैं, मैं यहीं पे आपको शो करके बता देती हूँ। पार्ट्स पर मिलियन, अगेन हमारे पास कोई दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अगेन वी आर हैविंग टू कंपोनेंट्स ए एंड बी। अब अगर मैंने पार्ट्स पर मिलियन लिखना है, पर मिलियन के लिए व्हाट आई विल बी राइटिंग, यहाँ पर 100 की बजाय 10⁶ आ जाएगा, रेस्ट ऑल विल बी सेम। मास ऑफ ए लेंगे टू द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10⁶, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 10⁶ में कर देंगे। और ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे सॉल्यूट का जो अमाउंट है इज वेरी लो, बहुत कम है सॉल्यूट का अमाउंट, राइट। So this term is expressed when we are having the solute that is present in a very small amount, ठीक है। तो solute किस चीज में बहुत ज्यादा स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, whenever we are having the dilute solution, ठीक है। तो जब चीजें बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, यानी कि उसमें जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, तो उस केस में हम अपनी कंसेंट्रेशंस जो हैं उनको पार्ट्स पर मिलियन में लिखते हैं, ठीक है। जहां पार्ट्स पर मिलियन में और कुछ नहीं चेंज होगा, हियर यू विल बी हैविंग 10⁶, ओके। जो हम वाटर की डिग्री बताते हैं ना हार्डनेस की, दैट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर मिलियन, राइट। द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, जिसमें सॉल्यूट जो है वो बहुत ज्यादा कम होता है, राइट, दैट इज एक्सप्रेस्ड इन केस ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। Next concentration term is molarity, MOLARITY, ठीक है। दो टर्म्स हैं, एक मोलैलिटी है, एक मोलैरिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मोलैरिटी डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज बेसिकली डिनोटेड बाय कैपिटल एम। मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर आपको डिस्टिंक्शन पता चल जाता है दोनों के बीच, ठीक है जी। So you can write down, it is the number of gram moles of solute dissolved per liter of the solution, ठीक है जी। सिंपली हमने कितने ग्राम मोल्स जो हैं किसी भी सॉल्यूट के डिसॉल्व किए हैं इन दी सम पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ओके। तो नॉर्मली जो हम स्टैंडर्ड्स लेके चलते हैं वो लीटर्स में ही लेंगे, जैसे हमने अपनी स्ट्रेंथ भी जो है वो लीटर्स में एक्सप्रेस की है, ठीक है। तो मोलैरिटी की क्या बन जाती है फॉर्मूला, सो इट इज द ग्राम मोल्स of solute divided by volume of solution in liters, ठीक है। और हमें ग्राम मोल्स तो पता ही है क्या होते हैं, व्हाट आर ग्राम मोल्स, गिवन मास ओवर मोलर मास, ठीक है। ये हम पीछे पढ़ के आए हैं ना, व्हाट आर द ग्राम मोल्स, so what are gram moles, actually they are the given mass over molar mass, ठीक है। तो आपको सॉल्यूट का कुछ मास गिवन होगा, राइट। जैसे HCl का दे दिया मैंने, HCl का हमें मोलर मास पता है, दैट इज 36.5, गिवन मास मैंने दे दिया आपको 3 ग्राम, ठीक है। तो ग्राम मोल्स कैसे निकल जाएंगे, 3 डिवाइडेड बाय 36.5, ओके। और सॉल्यूशन वॉल्यूम में दी होगी आपको, ठीक है, वॉल्यूम जो है वो सॉल्यूशन की दी होगी इन लीटर्स, ओके। अगर नहीं लीटर्स में दी है, मिलीलीटर्स में दी है, तो we will be dividing it by 1000 then, ठीक है। हम इसको 1000 में डिवाइड कर देंगे, इसको भी हमने जैसे यहाँ पे खोल के लिखा है तो उसको भी खोल के लिख लेते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर, ठीक है जी। सो दिस इज द मोलैरिटी,
क्लियर? अब सपोज मेरे पास दो सॉल्यूशंस हैं, राइट? सपोज आई एम हैविंग टू सॉल्यूशंस नाउ, राइट? जिसमें मैंने V1 वॉल्यूम जो थी उस सॉल्यूशन की मिक्स की, V1 volume of the solution, right, of one which is having molarity M1, and similarly V2 volume of the solution having molarity M2. They both are mixed. ठीक है, हमने यहाँ पे दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया, तो रिजल्टेंट मोलारिटी क्या बनेगी उस सॉल्यूशन की? The resultant molarity of the solution, it will be M1V1 plus M2V2. ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट मोलारिटी? M3 which is equal to V1 plus V2. ठीक है, अगर मैंने M1 V1, मेरे पास कोई सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम V1 है हैविंग मोलारिटी M1, V2 इज द वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉल्यूशन हैविंग मोलारिटी M2, दोनों को मैं मिक्स कर रही हूँ, तो जो रिजल्टेंट मोलारिटी आएगी इट विल बी M3 into V1 plus V2. ये हमने न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखना है, ठीक है? This we have to learn for the numericals. ठीक है जी, यूनिट्स पे आते हैं। मोलारिटी के यूनिट्स क्या हो जाएंगे? ऊपर हम ग्राम मोल्स बता रहे हैं तो मोल्स पर लीटर, ठीक है? वैभव, इफ वी आर हैविंग एनी सॉल्यूशन, ठीक है, दैट इज हैविंग मोलारिटी M1 एंड उसकी वॉल्यूम है V1, सिमिलरली सेकंड सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है, जब मैं इन दोनों को मिक्स कर रही हूँ तो जो रिजल्टेंट मोलारिटी आएगी M1 plus V1 plus M2 V2, it will be equal to M3 into V1 plus V2. ठीक है, so this is your resultant molarity of that solution. Clear? ठीक है जी।